हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम सबको, गुड इवनिंग सबको, नमस्ते। बिल्कुल आईसीटी की जो है अपनी, सॉरी आईटी कहूँगा, आईसीटी नहीं कहूँगा, सूचना प्रौद्योगिकी अपनी सीरीज चल रही थी, उसमें से कुछ क्लासेस जो है अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज जो है अपन लगभग अंतिम चरण पर हैं। आज मैं आपको कुछ पहला यूनिट जो आपके जो आती है, जिसे अपन कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, उसके ऊपर आज अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के कौन कौन से आधार होते हैं। जैसे बात की जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि जिसके द्वारा आप सूचनाएं भेजते हो, सूचनाएं भेजने का आधार कौन कौन सा है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार कहेंगे। किस किस के माध्यम से, मेन चीजें क्या है सूचना प्रौद्योगिकी के। तो दोस्तों हम सब लोगों को पता है कि तकनीकी का मेन आधार कंप्यूटर और कौन है, आपके इंटरनेट है। अब मैं आपको जो आज पढ़ाऊंगा वो इतना मोटा कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊंगा जितना आपको सब लोग पढ़ा रहे। मैं बहुत सटीक बातें केवल जुड़ी हुई करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा होगी, बहुत निम्न और बहुत उपयोगी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ना है आपको, कंप्यूटर में से कुछ खास बातें हैं वो आपको पढ़नी है, जिसके ऊपर मैं चर्चाएं करने वाला हूं। वहीं से आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर क्या नहीं है। तो आइए आज अपन पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और टॉपिक क्या है आपके, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार। क्या टॉपिक रहेगा दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, ये आपके आज का टॉपिक रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, जो आपके पहले यूनिट के अंदर दे रखा है कि किस किस के माध्यम से जो है हम सूचनाओं का संचालन कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपके सूचना प्रौद्योगिकी का आधार कहलाएगा। अब मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, तो सूचना प्रौद्योगिकी का आधार जो मेन चीज होती है वो दो होती है, एक होता है कंप्यूटर और दूसरा कौन माना गया है, आपके इंटरनेट। भाई दो चीजें होती है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, नवीन तकनीकी के अंतर्गत अपन देखते हैं तो अपने सूचनाएं भेजने के मेन दो चीजें काम आती है, एक तो कंप्यूटर और दूसरा कौन आता है, इंटरनेट। तो हल्की फुल्की जानकारी कंप्यूटर की भी होनी चाहिए और हल्की फुल्की जानकारी किसकी होनी चाहिए, इंटरनेट की भी आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले अपन कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। मान लो कि कंप्यूटर क्या चीज होती है, तो आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की सामान्य परिभाषाएं जो है वो क्या कहलाएगी। तो हम सब लोगों को पता है कि हम कंप्यूटर का मतलब क्या समझते दोस्तों, कंप्यूटर का मतलब होता है दोस्तों गणना करने वाला यंत्र। हम सब लोग जानते हैं गणना करने वाली जो मशीन होती है, गणना करने वाला जो यंत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। भाई कंप्यूटर का मेन काम क्या है दोस्तों, गणना करना। अब ना मेन काम क्या है, गणना करना। इसका उद्देश्य भी यही था कि गणना करने के लिए इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। अब आपको पहली चीज यहां पे यह पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर का मेन उद्देश्य जो है दोस्तों वो क्या है, गणना करना। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कंप्यूटर के माध्यम से एजुकेशन के अंदर आजकल वर्तमान में कई गतिविधियां ऐसी हैं जो बालकों तक सूचना पहुंचाने के लिए किसके द्वारा दी जा रही है दोस्तों, कंप्यूटर के द्वारा दी जा रही है। कई गतिविधियां, भरपूर ऐसी गतिविधियां हैं जो किसके द्वारा दी जा रही है, कंप्यूटर के माध्यम से दी जा रही है। क्योंकि कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कंप्यूटर के द्वारा सूचना देने के लिए अपन को कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं याद करनी पड़ेगी। बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं आती है इसके अंतर्गत दोस्तों, तो कंप्यूटर की विशेषताओं के अंतर्गत यदि सबसे पहले पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता होती है विश्वसनीयता। क्या होती है दोस्तों, विश्वसनीयता। यहां पे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या छेड़छाड़ की कोई संभावनाएं नहीं रहती हैं, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रहने की संभावनाएं नहीं बनती है। तो कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता आप कौन सी बताओगे दोस्तों, इसके अंदर क्या पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है। इसीलिए कंप्यूटर के माध्यम से सूचना देना क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में सटीकता। दूसरी विशेषता क्या आ जाएगी इनकी, सटीकता, कि जो भी सूचनाएं दी जाती है वो कैसी होती है, आपकी सटीक होती है, बिल्कुल 100% श्योरिटी वाली होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सटीकता भी क्या आएगी आपकी, इसी की विशेषता के अंतर्गत आएगी। तीसरे नंबर की बात आती है वो आती है दोस्तों भंडारण क्षमता।
कंप्यूटर के अंदर इतनी भंडारण क्षमता होती है कि जिसके कारण कई सारी सूचनाएं कंप्यूटर में एक जगह पर क्या रह जाती है, एकत्रित रह जाती है। बाकी बार बार सूचनाओं के लिए आपको 50 किताबें रखनी पड़े, अब 50 किताबों की सूचनाएं आप चाहो तो एक कंप्यूटर के अंदर भर सकते हो, एक ही कंप्यूटर में सब प्रकार की क्या आ जाए, आपके सूचनाएं आ जाए। तो अपन कह सकते हैं कि भंडारण क्षमता जो होती है वो भी इनके अंदर क्या होती है, भरपूर होती है। इसीलिए भी कंप्यूटर के द्वारा हम शिक्षा दे सकते हैं। तो विश्वसनीयता, सटीकता, भंडारण क्षमता, और इसके बाद में अपन एक शब्द लिखते हैं दोस्तों, गोपनीयता। क्या विशेषता होती है दोस्तों, गोपनीयता। भाई कोई चीज होती है जिसको केवल आपको गुप्त रखनी होती है, किसी भी प्रकार से आपको पब्लिक नहीं करनी है, या किसी भी प्रकार के केवल आपके तक रखनी है, आप ही का उसके ऊपर अधिकार हो, किसी और के पास में सूचना नहीं पहुंचे। गोपनीयता के लिए भी कंप्यूटर क्या माना गया है, आपके सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कंप्यूटर के द्वारा, तकनीकी के द्वारा सूचनाएं क्यों दी जाएं, इसका सबसे बड़ा कारण आप पूछोगे तो क्या क्या निकल के आएगा। एक तो विश्वसनीयता होती है, एक सटीकता भरपूर होती है, इसके अंदर भंडारण क्षमता होती है, और अपन क्या कह सकते हैं, इनकी गोपनीयता जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, देखो होती है। फिर मेन बात क्या होती है दोस्तों, गति। भाई इसकी जो स्पीड होती है वो दूसरी चीजों से बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर के माध्यम से यदि कोई सूचनाएं इधर उधर भेजनी है, इसकी गति बहुत तेज होती है। कंप्यूटर के माध्यम से आप सूचनाएं एक पल भर में, मिनट में जहां पहुंचानी है वहां क्या कर सकते हो दोस्तों, पहुंचा सकते हो। फिर सबसे बड़ी चीज इसकी एक और विशेषता ये भी है दोस्तों, सार्वभौमिकता। क्या विशेषता है दोस्तों, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या हो गया कि विश्व के किसी भी कोने पर चले जाओ, कंप्यूटर लगभग सब एक प्रकार या एक जैसे काम करते हैं। किसी व्यक्ति ने एक जगह पर प्रशिक्षण ले लिखा है तो वो लगभग पूरे विश्व के अंदर हर कोने में जाकर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। उसको इतनी सार्वभौमिकता का मतलब जो सभी जगह पर एक समान चले, उसे सार्वभौमिकता कहेंगे। जैसे मैं बात करूं कि ये प्लस का निशान है, ये पूरे विश्व के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ जोड़ नहीं होगा और कुछ भी नहीं हो सकता, ये कहलाती है सार्वभौमिकता। तो कंप्यूटर की भी खास बात क्या है दोस्तों, कंप्यूटर भी एक प्रकार की सार्वभौमिकता अधिक होती है। तो अपन कहेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर गणना करने वाला एक यंत्र है जिसमें विश्वसनीयता, सटीकता, भंडारण क्षमता, गोपनीयता, गति और सार्वभौमिकता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ये कंप्यूटर की विशेषताएं कहलाएगी। विशेषताओं के बाद यदि मैं बात करूं आपके कंप्यूटर की एक प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार से जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है, किस प्रकार से कंप्यूटर जो है दोस्तों काम करता है, कंप्यूटर की प्रक्रिया क्या होती है, तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आप इतना लंबा चौड़ा पढ़ करके इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, बहुत सिंपल प्रोसेस जो है दोस्तों मानी गई है। कंप्यूटर की प्रोसेस से बहुत सिंपल तरीका है कंप्यूटर का प्रोसेस कराने का, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर 3 सिस्टम काम करते हैं। कितने सिस्टम काम करते हैं दोस्तों, 3 सिस्टम। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, पहला सिस्टम होता है आपके इनपुट सिस्टम। पहला सिस्टम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका इनपुट सिस्टम। इनपुट सिस्टम क्या होता है दोस्तों, सूचनाओं को अपने अंदर लेने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपके इनपुट सिस्टम, या अपन इसको कह सकते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट क्या कह सकते हैं इसको, यूनिट, या इनपुट सिस्टम भी कह सकते हैं। एक होता है दोस्तों आपके सिस्टम यूनिट, जिसको अपन प्रोसेस कहते हैं। भाई सिस्टम यूनिट, इसका काम क्या है दोस्तों, किसी भी चीज का प्रोसेस करवाना। और तीसरे नंबर पर आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, आपके आउटपुट यूनिट। 3 चीजें आपके यहां पे काम करती है। अब देखिए समझिए क्या चीजें होती है। आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर 3 प्रक्रियाओं से काम करता है। कैसे, इधर देखिएगा। सबसे पहले काम करता है इनपुट। इनपुट के बाद में उसका काम होता है उस चीज को प्रोसेस करना, और प्रोसेस के बाद में इसका काम होता है दोस्तों आउटपुट देना। 3 तरीके से यह चीज चलती है। 3 तरीके से कैसे, कि इनपुट के माध्यम से आप कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हो, कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो, फिर वो क्या करता है दोस्तों, प्रोसेस का मतलब वो क्या करता है, प्रक्रिया करता है, और प्रक्रिया करने के बाद में लोगों को क्या दे देता है, आपका आउटपुट। प्रक्रिया के बाद में लोगों को क्या दे देता है, आउटपुट। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इनपुट का मतलब डाटा अंदर लेगा, प्रोसेस का मतलब उसके साथ में क्रिया करेगा, आउटपुट का मतलब क्या दे देगा, परिणाम दे देगा। 3 रूप में चलता है, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। अब देखिएगा यहां पे एक चीज खास, क्या चीज और आ जाती है जिसके अब आपको ये पूछने, जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया 2 + 2, क्या इनपुट दिया दोस्तों,
2 + 2। जैसे इनपुट दिया आपने, एंटर किया, एंटर करते ही क्या होगी दोस्तों, हल्की फुल्की धीरे धीरे प्रोसेस होगी। प्रोसेस करने के बाद में आपके सामने क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट 4। तो ये 2 + 2 जो आपने डाला इनपुट है, ये 4 जो है दोस्तों आउटपुट है। इस 2 + 2 से 4 तक के जाने के बीच की जो भी प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, आपके प्रोसेस है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से, इसी को अपन इनपुट यूनिट कहते हैं, इसी को अपन सिस्टम यूनिट कहते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट कहते हैं। कहां दिक्कत है इसके अंदर, कुछ भी विशेष नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से जो है दोस्तों मैं आपको यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से इनपुट सिस्टम होते हैं। तो आप स्वयं बता दीजिए ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जिसके द्वारा हम डाटा कंप्यूटर के अंदर लेकर जाते हैं। क्या आपको नहीं पता कि ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स होंगे जिसकी वजह से अपन जो डाटा को दोस्तों इनपुट या डाटा को क्या करते हैं, अंदर करते हैं। तो इनपुट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता क्या करता है, डाटा को अपने अंदर लेकर के जाता है, जिसके द्वारा डाटा अंदर दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, इनपुट कहलाते हैं। प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं, आउटपुट का मतलब क्या होता है, आपके रिजल्ट्स होता है। जैसे सीपीयू को अपन प्रोसेस से जोड़ते हैं, सामान्यतः किससे जोड़ते हैं दोस्तों, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये चीजें जो होती है प्रोसेस वाली होती है। इनपुट में क्या क्या होते हैं, आपके कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड से आप क्या करते हो, किसी भी चीज का अंदर जो है डाटा एंटर जो करवाते हो वो किसके द्वारा करते हो, कीबोर्ड के द्वारा करवाते हो। तो कीबोर्ड क्या कहलाएगा, आपका एक प्रकार से कौन सा संसाधन कहलाएगा दोस्तों, एक प्रकार से आपका इनपुट सिस्टम कहलाएगा। तो इनपुट का मतलब होता है दोस्तों जो डाटा अपन अंदर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इनपुट कहलाते हैं। ये आपको इनपुट के बारे में पता होना चाहिए, जिन जिन चीजों से आप एंटर करवाते हो। सीपीयू आपका प्रोसेस हो जाएगा। आउटपुट का मतलब यदि देना चाहेंगे तो जिसके ऊपर आपके आउटपुट आते हैं, जैसे प्रिंटर, जैसे आपके मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन, इसके ऊपर रिजल्ट्स आता है, जहां जहां पे रिजल्ट्स आते हैं वो आउटपुट कहलाते हैं। तो देख लेना ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, इनपुट पूछ रखा है, डाटा डाल रहे होंगे तो इनपुट, प्रोसेस कर रहा होगा तो सिस्टम यूनिट, और अगर रिजल्ट्स दे रहा होगा तो आउटपुट यूनिट। 3 में डाल देंगे, इसमें डाटा लेना है, इसमें प्रक्रिया करवानी है, इसमें परिणाम देना है। तो सामान्यतः हम कंप्यूटर के कुछ संसाधनों के या उपकरणों के नाम जानते हैं, ऑप्शन में देख लेना कौन सा पूछा है, इनपुट का पूछा है, सिस्टम यूनिट का पूछा है या आउटपुट का पूछा है, डाल सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें खास चीज नहीं है। कंप्यूटर बस इसी तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। तो कंप्यूटर एक गणना करने की मशीन है जिसकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई है, और उसके बाद में याद रखना कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करता है। इसमें इनपुट डाटा एंट्री किया जाता है, आउटपुट जहां से प्रोसेस सिस्टम यूनिट जिसमें डाटा प्रोसेस होता है, आउटपुट के बाद में उस डाटा का क्या निकल के आता है, परिणाम। तो जहां जहां से रिजल्ट्स आता है, जहां जहां से परिणाम निकलता है वो आउटपुट, जहां जहां से अपन डाटा एंटर करवाते हैं, सूचनाएं अंदर डालते हैं, उनको अपन कहेंगे इनपुट। और जो जो प्रक्रियाएं प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है उनको अपन क्या कहेंगे, सिस्टम यूनिट। तो 3 प्रकार से आपका कंप्यूटर यहां पे क्या करता है दोस्तों, काम करता है। मेरे हिसाब से यहां तक आपको एक बार सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आगे चलना चाहूंगा और कुछ विशेष जानकारी जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, पहले से मैं लिख करके लेकर के आया था, वो जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। अब आपको महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो मैं आपके सामने अलग निकाल करके लेकर के आया हूं। सबसे पहला तथ्य तो आपको यह होना चाहिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा आया था दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है आपके परम 8000। क्या याद रखोगे दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों, तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है आपके, क्या नाम याद रखोगे दोस्तों, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है आपके परम 8000, जिसको जो है दोस्तों कब लॉन्च किया गया था, 1991 में, 1991 के अंदर क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, CADAC के द्वारा इसको क्या किया गया था दोस्तों, लाया गया था। तो यह भी आपको कंप्यूटर के बारे में हल्का फुल्का क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पहला जो है दोस्तों सुपर कंप्यूटर कब आया था। तो भारत का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कब आया था दोस्तों, तो भारत का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आया था आपके, क्या याद रखोगे, 1991 में। कौन लेकर के आया था दोस्तों, नाम क्या था इसका, तो नाम था इसका परम 8000। क्या नाम था दोस्तों, परम 8000।
चलिए आगे चलते हैं अपन। भारत का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कब आया था? तो ये इसका नाम था दोस्तों HEC2M। ये इंग्लैंड से आयात किया गया था दोस्तों। कहां से मंगवाया गया था दोस्तों? इस कंप्यूटर को कहां से मंगवाया गया था? ये कंप्यूटर मंगवाया गया था आपके इंग्लैंड से। और सबसे पहले इसको स्थापित कहां किया गया था? तो इंग्लैंड से मंगवा करके इसको कोलकाता में क्या किया गया था दोस्तों? स्थापित किया गया था। भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर इंग्लैंड से आयात किया गया था। फिर आपको यह पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसका निर्माण भारत में हुआ था? तो दोस्तों भारत में निर्मित होने वाला पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है दोस्तों? भारत का पहला कंप्यूटर भारत के अंदर बनने वाला, जिसका निर्माण भारत के मेड इन इंडिया का कंप्यूटर जो था वो कौन सा था? आपके सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? वायरस क्या चीज होती है जो दोस्तों कंप्यूटर की प्रक्रिया को थोड़ी सी धीमी कर देती है? भाई कंप्यूटर की प्रक्रिया को क्या कर देती है? वायरस का काम है कंप्यूटर की प्रक्रिया को क्या कर देना दोस्तों? धीमा कर देना। कंप्यूटर को काम करने की क्षमता को क्या कर देती है? धीमा कर देती है। तो भारत के अंदर पहला कौन सा वायरस था कंप्यूटर का जो पकड़ाया गया था? तो भारत के अंदर 1986 में पहला वायरस दिखा था जिसका नाम था सी ब्रेन। क्या नाम था दोस्तों? सी ब्रेन नाम का वायरस सबसे पहले इंडिया में कंप्यूटर के तहत पकड़ा गया था। और अंतिम चीज याद रखनी है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम है? सबसे तेज गति से चलने वाले कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है दोस्तों? प्रत्यूष। ये गागर में सागर वाली में वो लाइनें निकाल करके लाया हूं जो जरूरी है, पूरा डिटेल नहीं चाहिए अपन को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम HEC2M इंग्लैंड से आयात किया गया था और कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत में निर्मित होने वाले पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा आया था? सी ब्रेन। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? प्रत्यूष। क्लियर? चलिएगा आगे चलना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके सामने, और दो चीजें और लिख करके लेकर के आया हूं दोस्तों। एक का नाम है सॉफ्टवेयर, एक का नाम है आपके हार्डवेयर। मेरे हिसाब से आप सब लोग इन चीजों को जानते होंगे, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर किसे कहते हैं। सामान्य तो हमने छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा था कि कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही सुना था, वही हार्डवेयर है और वही क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के अंदर क्या होता है? ऐसे भाग जिनको आप छू सकते हो, सारे भाग उसके अंदर आते हैं आपके, है ना। कंप्यूटर का स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गए, CPU हो गया, जिनको आप छूते हो वो सब हार्डवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है दोस्तों? सॉफ्टवेयर एक प्रकार के प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्रामों से मिलकर के बना एक समूह होता है जो कंप्यूटर को काम कराने के लिए जरूरी होता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर के किसी भी उपकरण का नाम मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग हार्डवेयर के उपकरणों के नाम जानते हो। आप जितने कंप्यूटर के पार्ट के नाम जानते हो, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, वो सब हार्डवेयर के अंदर आएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपके सामने है जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या नाम है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला प्रकार का नाम क्या है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे प्रकार का नाम क्या है? तो दूसरा प्रकार आपके सामने है जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई क्या नाम है आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा आपके सामने कौन सा है दोस्तों? तीसरा आपके सामने है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बहुत कम कंटेंट में आपको अधिक जानकारी याद रखनी है ना। पूरा कंप्यूटर विधिवत नहीं पढ़ना है। आप कोई RACAT नहीं कर रहे हो, कोई BCA नहीं कर रहे हो, कोई BTech नहीं कर रहे हो, आपको केवल सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ आपका भाग है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है दोस्तों। इसीलिए मैं बहुत कम कंटेंट के साथ आपको ICT टच करवा रहा हूं। सोमवार से भी अपने बहुत यूनिक टॉपिक लेकर के आऊंगा मैं, जो बहुत जरूरी है। सोमवार से शनिवार तक ये श्रृंखलाएं चलेगी और अगले सोमवार से आपके साइकोलॉजी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां पे देखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज आता है, किसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? भाई कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के योग्य जो बनाए उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के
कंप्यूटर सिस्टम, बाकी के जितने भी कंप्यूटर के सिस्टम होते हैं उनके काम करने योग्य बनाए। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर का आधार है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर में कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर गति नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। एक अनिवार्य सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैं आपको बात की जाए दोस्तों, जैसे डिवाइस ड्राइवर, ये बहुत जरूरी होता है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, इसके बगैर आप कभी भी काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के योग्य बनाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का आधार किसे कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर का आधार आप किसे बताओगे दोस्तों, सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को। भाई किसको कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है दोस्तों, इनका आधार कहा जाता है। इसके बारे में आपको हल्का फुल्का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर आता है, बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऐप से बने हुए होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आपको कंप्यूटर के अंदर डलवाना पड़ता है, समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, उनको अपन कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉलेशन करवा सकते हो, जो जरूरी कामों के लिए उपयोगी होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रख रखाव और मरम्मत में उपयोग आते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर का रख रखाव किया जाए या कंप्यूटर को सुरक्षित रखा जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या चीज है कि एंटीवायरस से कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस नहीं जाएगा जिससे उसकी काम करने की गति धीमी नहीं पड़ेगी। तो ये एंटीवायरस क्या कहलाएगा आपका, एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा जो कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कंप्यूटर के मूल आधार हैं जो जरूरी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपनी आवश्यकता के अनुसार अपन इंस्टॉल करते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं। ये तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं दोस्तों, प्रकार होते हैं। हार्डवेयर के नाम आप सब जानते हो, सब चीजें हार्डवेयर में आती है, माउस, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, स्क्रीन तो सॉरी, जितनी भी चीजों को आप छू सकते हो सारी की सारी किस्में आएगी हार्डवेयर। अब आप इतना मत चला जाना कि पहला माउस कौन सा था, माउस का निर्माण किसने किया, माउस का उपयोग कौन सा है, कीबोर्ड कौन सा आया था, पहला कीबोर्ड कौन सा, दूसरा कौन सा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी, दूसरी पीढ़ी कौन सी, मत उलझना इतना अंदर। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए और बेसिक जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। चलिएगा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा इससे। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की। भाई किसकी बात करते हैं अपन, कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज होती है, कंप्यूटर मेमोरी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है मेमोरी का मतलब क्या होता है कि याददाश्त, जिसके अंदर अपनी सूचनाएं एकत्रित रहती है, जिसमें हम सूचनाओं को भेजते हैं, जहां सूचनाएं पड़ी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। हम सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक कौन सी होती है आपके, सेकेंडरी मेमोरी। कितनी मेमोरी होती है दोस्तों, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक कौन सी होती है आपके, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, RAM रैम, और दूसरे का क्या नाम है दोस्तों, रोम। रैम और रोम दोनों एक प्रकार की आपके प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। यहां पे यदि मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूं दोस्तों, ये अस्थायी मेमोरी कहलाती है। भाई कौन सी मेमोरी कहलाती है आपकी, अस्थायी। ये अस्थायी मेमोरी क्यों कहलाती है कि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो, तो जैसे 5 लाइनें लिखी, तो वो 5 लाइनें कहां सेव हो रही है, आपके रैम में सेव हो रही है, और अचानक से मान लीजिए कि लाइटें चली गई, तो लाइटें जाते हुए आपकी 5 की 5 लाइनें उड़ जाएगी, वहां पे सुरक्षित नहीं रहते डाटा। ये अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन इसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मुख्य मेमोरी, क्योंकि पहले सूचना इसके पास में आती है फिर आगे सुरक्षित होती है, इसीलिए इसको मुख्य मेमोरी। इसीलिए कंप्यूटर पे काम करते करते हर थोड़े समय में अपन अगर इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो थोड़े थोड़े समय में क्या कर लेना चाहिए, डाटे को सेव कर लेना चाहिए, ताकि आपके डाटा उड़े नहीं। दूसरा आता है रोम। ये आपका जो ऑपरेंट मेमोरी जो होती है दोस्तों, ये अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें लाइटें जाने या आने से आपके अंदर सुरक्षित डाटा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे हम कहते हैं दोस्तों रोम।
द्वितीयक मेमोरी क्या आती है? ये दोनों कंप्यूटर के अंदर ही रहती है, रैम रोम। द्वितीयक मेमोरी वो आती है जो अपन कंप्यूटर के अंदर बाहर से और डालते हैं कि जगह कम पड़ रही है और कुछ चीजें चाहिए एकत्रित करने के लिए, जो बाहर से जो हम मेमोरी डालते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? आपके द्वितीयक मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क, क्या लगाते हैं अपन? हार्ड डिस्क। जितने स्टोरेज की अपनी आवश्यकता होती है, कितने स्टोरेज चाहिए, कितना नहीं चाहिए, उसके आधार पर हम कंप्यूटर के अंदर क्या लगा देते हैं? हार्ड डिस्क, ताकि अपना स्टोरेज जो है उसके अंदर एकत्रित होता रहे, है ना। जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ऐसे कई प्रकार के आपके सेकेंडरी मेमोरी आती हैं। तो मेमोरी क्या होती है दोस्तों? जिसके अंदर अपने डाटा सुरक्षित रहते हैं या जिसके अंदर अपन डाटा को संग्रहण करते हैं, जिसके अंदर अपन डाटा को एकत्रित करते हैं, वो क्या कहलाती है? अपनी मेमोरी कहलाती है। आपको इसके संदर्भ में ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो मेमोरी दो प्रकार की होगी, प्राथमिक मेमोरी और दूसरी कौन सी होगी? आपके द्वितीयक मेमोरी। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई का नाम है बाइट। डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है दोस्तों? बाइट। और डाटा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई का नाम है दोस्तों जियोप बाइट। क्या नाम है दोस्तों? जियोप बाइट। डाटा स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई होगी उसका नाम है जियोप बाइट, और सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है दोस्तों? बाइट। ये संदर्भ भी आपको याद रखना है। ये आपको मेमोरी के बारे में जानकारी याद रखनी है। कौन सी सीडी थी, डीवीडी ने कब आई, ने किसने आविष्कार किया, ने कब जन्मी, ने क्या किया, इतना आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अपन वापस रिवीजन करना चाहेंगे, भागेंगे नहीं अपन, आराम से दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर एक प्रकार के गणना करने का कार्य करता है, जिसकी कुछ विशेषता होती है, विश्वसनीयता, गोपनीयता, है ना। उसके बाद में गोपनीयता के बाद में गति, गति के बाद में सत्यता, ऐसी बहुत सारी इसकी क्या कहलाती है? विशेषताएं कहलाती है। कंप्यूटर जो काम करता है उसमें 3 यूनिट्स काम करती है, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट में अपन डाटा डालते हैं, प्रोसेस के अंदर क्रिया करता है, आउटपुट में हमें क्या मिलता है दोस्तों? परिणाम मिलता है। तो कुछ इनपुट सिस्टम के नाम भी याद रखना है, कुछ सिस्टम यूनिट्स के नाम भी याद रखना है, कुछ आउटपुट यूनिट्स के नाम भी आपको क्या रखने? याद होने चाहिए। फिर अपने पढ़ा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर इंग्लैंड से मंगाया गया था, HEC2M, जो कोलकाता में रखा गया था। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? आपके सिद्धार्थ। भारत में पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा पकड़ा था? अपन ने सी ब्रेन। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो क्या बताओगे? प्रत्यूष। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऐसे कंप्यूटर के उपकरण या ऐसे कंप्यूटर के भाग जिनको अपन छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर आते हैं, जिनको केवल चलाया जा सकता है, जो केवल काम होते हैं। सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ करके, जिसका निर्माण भी प्रोग्रामर करता है, हर कोई नहीं बना सकता है। बहुत सारे प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम को जोड़ करके एक सॉफ्टवेयर का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के आधार होते हैं, जरूरी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन जरूरत के आधार पर उनका प्रयोग करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? आपके कंप्यूटर के रख रखाव में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। फिर आती है आपके कंप्यूटर मेमोरी। भाई क्या चीज आती है? आपके कंप्यूटर मेमोरी। 2 प्रकार की मेमोरी बताइए मैंने, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक जो होती है वो कौन सी होती है? आपके सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम 2 चीज आती है। रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है, जो क्या कहलाती है? आपकी मुख्य मेमोरी कहलाती है। रोम जो है वो एक प्रकार की कैसी मेमोरी है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी है, जिसके लाइटें आने या न जाने से इसके डाटा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है? जिसके अंदर अपन अतिरिक्त डाटा स्टोरेज की अगर आवश्यकता होती है, डाटा ज्यादा है और जगह कम पड़ रही है, तो अतिरिक्त चीजें और लगाते हैं, जैसे हार्ड डिस्क लगा दी, है ना, कोई अलग से अपन ने सीडी लगा दी, डीवीडी लगा दी, बहुत सारे आजकल ऐसे आ गए जो आपके स्टोरेज को बढ़ाते हैं, वो उसका उपयोग आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई का नाम बाइट है और सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? आपके जियोप बाइट। यहां तक एक बार मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? देखिए कितना सिंपल, सरल और सटीक पढ़ रहे हैं हम। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं, सीधा सीधा टॉपिक टू टॉपिक, है ना। अब बीच में बता दूं, आज लोग ये रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है आपकी, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं लाइव से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस डालूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कमेंट के ऊपर भी ध्यान नहीं जाता है, पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है, और केवल कंटेंट के ऊपर आपकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो पाती है, ये बात अलग है, लेकिन ये आनंद अलग है दोस्तों। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई फालतू बातें नहीं होती है, कंटेंट टू कंटेंट चलते, कम समय में अपन अधिक पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा मैं आगे चलना चाहूंगा। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों 2 चीज, कंप्यूटर नेटवर्क एवं इंटरनेट। भाई किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? कंप्यूटर नेटवर्क एवं इंटरनेट, 2 चीज की अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं यदि आपको पूछूं कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज होती है, कंप्यूटर नेटवर्क अपन किसे कहेंगे?
कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। कभी कभी एक शहर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, कभी बहुत सारे बड़े शहरों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है ना, बहुत सारे विदेशों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, कई तरीके होते हैं। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब एक कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स को एक साथ में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क। और इनको जोड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो क्या है दोस्तों, इंटरनेट। सबसे ज्यादा जरूरी यदि कोई चीज है तो वो क्या है, इंटरनेट। तो मैंने यहां पे लिख रखा है नेटवर्क कंप्यूटर को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, नेटवर्क कहलाता है। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि दो प्रकार के नेटवर्क को आपको याद रखना है, एक का नाम है पेन, एक का नाम है वेन। PAN, पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्या काम है, यह सबसे छोटा नेटवर्क है, यानी कम से कम, सबसे कम सिस्टम्स को जोड़ने के, आसपास के कंप्यूटर को जोड़ने में जो काम आता है वो कौन सा, एक शहर के, मोहल्ले के, या सबसे छोटा नेटवर्क जो चलता है, पेन। एक नेटवर्क है दोस्तों WAN, वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। यह सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है। दूर दूर दराज दराज के शहरों के सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेटवर्क क्या है, दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम जो करते हैं उसे हम नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क के अंदर जो सबसे मेन काम क्या है दोस्तों, इंटरनेट, जो संचार तंत्र का काम करता है। किसका काम करता है, नेटवर्क, संचार तंत्र का काम। अब ये संचार तंत्र क्या होता है ये भी समझ लीजिए। संचार तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम से सूचनाएं दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने को हम क्या कहते हैं, संचार तंत्र। संचार तंत्र में तीन प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है सेंडर यानी कि भेजने वाला, एक मैसेज यानी कि सूचना, एक रिसीवर जिसके पास में सूचना पहुंच रही होती है। मतलब मैं यदि आज से कोई सूचना भेज रहा हूं तो वो सूचना जो है वो तो मैसेज है, मैं सेंडर कहलाऊंगा, आपके पास में आ रही है तो आप क्या कहलाओगे, रिसीवर। यह संचार तंत्र की एक प्रक्रिया है। तो नेटवर्क और इंटरनेट मिलकर के संचार तंत्र को क्या करते हैं दोस्तों, मजबूत करते हैं। मैसेज को भेजने की, सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या करते हैं दोस्तों, मजबूत करते हैं। यह आपको इसके संदर्भ में पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर और नेटवर्क के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट क्या होता है। दोस्तों इंटरनेट को संक्षिप्त में नेट कहा जाता है। भाई इंटरनेट को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है, इंटरनेट को संक्षिप्त में हम क्या कहेंगे दोस्तों, नेट कहेंगे। आज मैं PPT नहीं बना पाया, थोड़ा मेरे पास में समय का अभाव था, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने आपका समय बचा लिया था कि मैं ये थोड़ी बहुत हैंड राइटिंग ढंग की आ जाती है, पहले लिख के रखता हूं। तो बाकी तो आप जानते हो मैं कैसा लिखता हूं, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ऐसा किया है। देखिएगा, इंटरनेट का मतलब होता है दोस्तों नेटवर्कों का नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ करके एक बड़े नेटवर्क का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। बहुत सारे नेटवर्क इंटरनेट से आपस में क्या होते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट होते हैं। बहुत सारे नेटवर्क जो है कंप्यूटर के आपस में क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े हुए होते हैं। आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारे नेटवर्कों को आपस में क्या कर रखा है दोस्तों, जोड़ रखा है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन हो जाएगा, आपके इंटरनेट। सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है इंटरनेट को। क्या कहा जाता है दोस्तों, सूचना का सुपर हाईवे। सुपर हाईवे का मतलब जहां पे सबसे तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हो, पहुंचने में समय ना लगे, है ना, अपने गंतव्य स्थान पर अपन तेज गति से पहुंच जाए, उसको सुपर हाईवे। तो यहां पे इंटरनेट के माध्यम से सुपर हाईवे की तरह सूचनाएं जाती है कि जहां पे उसको पहचाना होता है, सूचना तंत्र बहुत तेज गति से काम करता है, इसीलिए उसको सुपर हाईवे या इसको राजपथ कहा जाता है। भाई किसका, सूचना का राजपथ या सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। इंटरनेट की शुरुआत की बात करें दोस्तों 1969 के अंदर अमेरिका के अंदर जो सुरक्षा विभाग है, कौन दोस्तों, सुरक्षा विभाग, सेना विभाग जो है, जो उनके राष्ट्र और समाज की वहां की सुरक्षा करता है, उस सुरक्षा विभाग ने दोस्तों सबसे पहले जो है आपके इंटरनेट का प्रयोग किया। तो सबसे पहले इंटरनेट कब आया था, 1969 में कहां आया था दोस्तों, अमेरिका के अंदर सबसे पहले क्या आया था, इंटरनेट आया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत की बात करें दोस्तों तो 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की क्या हुई थी दोस्तों, घोषणा हुई थी। किसने की थी, VSNL। सबसे पहले भारत में, BSNL नहीं है, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या नाम होगा दोस्तों इसका, पूरा नाम पढ़ना चाहोगे तो क्या होगा आपका, विदेश संचार निगम लिमिटेड।
विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया है दोस्तों, इनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, इंटरनेट की घोषणा। तो जैसे इंटरनेट आया और ईमेल क्या हो गई थी दोस्तों, शुरुआत हो गई थी। तो ईमेल की शुरुआत भी कब मानी जाती है, आपके 1995 से, क्योंकि नेटवर्क भी तब आया था, है ना। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि हमने इससे पहले भी ईमेल करके इधर उधर भेज दिया था, तो वो झूठ है ना, क्योंकि जब नेटवर्क इंटरनेट ही नहीं था तो ईमेल कैसे करोगे भाई। सूचना तंत्र में ईमेल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब नेटवर्क ही नहीं आया, इंटरनेट ही नहीं आया, तो ईमेल कैसे करोगे। तो वहां पे ईमेल नहीं। ईमेल की शुरुआत भी कब हुई थी, आपके 1995 में, या 1987-88, सब फेक बातें हैं। इंटरनेट सार्वजनिक नेटवर्क है। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए उपयोग में आने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, नेटवर्क। ये इंटरनेट आपको उपलब्ध कौन करवाता है, किसकी वजह से आप इंटरनेट, तो इंटरनेट को उपलब्ध कराने वाली संस्था को हम कहते हैं आईएसपी। इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड करवाती है उसको अपन क्या कहते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये संस्था आपको इंटरनेट, ऐसी कई संस्थाएं बनी हुई, कई आईएसपी संस्थाएं हैं जो आपको इंटरनेट देती है। जैसे भारत की बात की जाए, बीएसएनएल, वीएसएनएल, वोडाफोन, है ना, आपके एयरटेल, जियो, ये सब किसके दोस्तों, ये सब जो है आपके क्या कहलाएंगे, यहां पे आईएसपी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, आईएसपी कहलाएंगे। तो आईएसपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन करवाती है, कुछ कंपनियां। तो ये आपको इंटरनेट के बारे में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है दोस्तों, नेटवर्कों का नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, सूचना का सुपर हाईवे। सबसे पहले शुरुआत अमेरिका में हुई थी सुरक्षा विभाग द्वारा। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को आया था। इंटरनेट एक प्रकार का सार्वजनिक नेट है, और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा लोगों तक क्या पहुंचाया जाता है, इंटरनेट। अब इंटरनेट पहुंचाने के कई तरीके होते हैं, वाईफाई, डोंगल्स, फाइबर, ब्रॉडबैंड, है ना, ब्रॉडबैंड, ऐसे कई तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप इंटरनेट क्या कर सकते हो दोस्तों, पहुंचा सकते हो। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है, तेज गति से सूचनाओं का प्रसारण हो जाता है। दूर दराज बैठे हुए लोगों से वीडियो कॉलिंग या फेस टू फेस बात हो जाती है। वास्तविक स्थिति को अपन देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आप अपने घर पे शहर में रहकर के गांव की स्थिति को देख सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। तो इंटरनेट वास्तविक सूचना तेज गति से प्राप्त करवाने का काम करता है। यानी कि संचार तंत्र को मजबूती जो मिली है वो किससे मिली है, इंटरनेट से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आधार कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेट का सबनेट किसको कहा जाता है। इंटरनेट का सबनेट कहा जाता है www को। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसका निर्माण जो किया गया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था दोस्तों। कब किया था, इसके जनक जो है वो कौन है दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली। www वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज होती है दोस्तों। आप कई बार आपको पता होगा दोस्तों कि जब आप गूगल या किसी के ऊपर सर्च करते हो कोई भी सूचनाओं के लिए, तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइटें खुल जाती है जिसका नाम है www, जिसमें संबंधित सूचनाएं पड़ी रहती है कि कैसे अलग अलग वेबसाइट्स बनाते हैं लोग, है ना, जो अलग अलग www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर अलग अलग सूचना, जैसे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पड़ी हुई है, एससीईआरटी की पड़ी हुई है, ये भारत के प्रशासन की पड़ी हुई है, ये न्यायालय की पड़ी हुई है, सारी सूचनाएं पड़ी रहती है। फिर जैसे ही अपन सर्च इंजन पर जाकर के इन सूचनाओं को सर्च करते हैं तो लगभग उससे मिलती जुलती सारी सूचनाएं अपने सामने आ जाती है। ये सर्च इंजन की भी बात सुन लो। सर्च इंजन क्या होता है, ये वो प्रोग्राम है जो www से वांछित सूचना उपलब्ध करवाए। मतलब जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर आप सर्च करते हो कुछ भी, जैसे यही कि बेस्ट, गूगल के ऊपर सर्च करते हो कि बेस्ट कोचिंग इन राजस्थान, या आपने सर्च किया तो जिससे जुड़ी हुई जितनी भी वेबसाइटें होगी वो आपके सामने, ये www की जितनी भी वांछित सूचनाएं होगी ये आपके सामने कौन लेकर के आएगा, सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का काम क्या है कि आपकी जो भी आपको पूछना है वो उसको पूछिए, उससे जुड़ी हुई वांछित सूचनाएं www के माध्यम से लेकर के आ जाएगा। तो www क्या है, जिस पर सूचनाएं पड़ी रहती है, संबंधित सूचनाएं। और सर्च इंजन का काम क्या है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो www के माध्यम से जो जानकारी हमें चाहिए वो हमें उपलब्ध करवाता है। भाई वर्तमान में सबसे ज्यादा यूज होने वाले दो जो है आपके क्या कहलाएंगे, सर्च इंजन कहलाएंगे, गूगल, और कौन सा कहलाएगा आपके याहू। ये दोनों आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। ये आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्च इंजन। फिर अपन बात करते हैं आज की क्लास की, हल्की सी मैं और रिवीजन करना चाहूंगा कि अपन कंप्यूटर पर आधार की बात कर रहे थे। कंप्यूटर का आधार क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का आधार जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपके, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार जो होती है वो दो चीजें होती है मेन, एक इंटरनेट और एक क्या होता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का काम है किसी भी विषय वस्तु की गणना तेज गति से करना।
गणना के लिए बनाया गया था। इसके अंदर विश्वसनीयता रहती है, पारदर्शिता रहती है, गोपनीयता रहती है, तेज गति से जो है अपन क्या कर सकते हैं, इसका वो कर सकते हैं, है ना, कर्मठता रहती है ना, तो सूचनाएं जल्दी से अपन पहुंचा सकते हैं, उसी व्यक्ति के पास पहुंचती है जिस व्यक्ति के पास में हमें पहुंचानी है। ये इनकी विशेषताएं कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। इसमें 3 यूनिट बनी हुई है, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और कौन सी बनी हुई है, आपके आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करती है दोस्तों, इनपुट यूनिट का काम क्या है, इनपुट यूनिट का काम है आपके संबंधित सूचनाओं को लेना। सिस्टम यूनिट का काम क्या है दोस्तों, सूचनाओं के साथ प्रक्रिया करना, व्यवहार करना। आउटपुट यूनिट का काम क्या है, अपन को रिजल्ट्स देना। उसके बाद अपन ने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं पढ़ी थी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारत की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इंग्लैंड से मंगाया गया था, HEC2M, जिसकी कोलकाता में स्थापना की गई थी। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। भारत में पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन आया था। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है, आपके प्रत्युष है। ये कुछ सूचनाएं अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद अपन ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की थी दोस्तों। 3 प्रकार के मैंने सॉफ्टवेयर बताए। हार्डवेयर तो आपके जानते हो सारी सूचनाएं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को जो काम करवाने के लिए मजबूत, जिसके बगैर दूसरे सारे सिस्टम्स काम करते हैं, ये सॉफ्टवेयर का आधार कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको समय समय पर हमें अपडेट करना पड़ता है, समय समय पर अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको बदलना भी पड़ता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को पूरा का पूरा क्या कर सकता है दोस्तों, सुरक्षित रखता है। फिर अपन ने बात की थी दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राथमिक और कौन सी होती है, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरियों में रैम और रोम दोनों प्रसिद्ध है। रैम के अंदर सूचनाएं अस्थायी होती है, लेकिन ये मुख्य मेमोरी है, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी डाटा सेव करते हो पहली बार इसमें जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो लाइटें जाने के बाद रैम से डाटा चले जाते हैं, रोम से डाटा नहीं जाते, ये अस्थायी मेमोरी कहलाती है। द्वितीयक मेमोरी वो होती है, अपनी डाटा स्टोरेज के लिए अपन बाहर से कोई मेमोरी लगाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक, सेकेंडरी मेमोरी। डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई का नाम बाइट है, सबसे बड़ी इकाई का नाम है जियो बाइट। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क एवं इंटरनेट। भाई क्या पढ़ा था अपन ने, कंप्यूटर नेटवर्क एवं क्या पढ़ा था अपन ने, इंटरनेट पढ़ा था। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर और नेटवर्क और इंटरनेट दोनों मिलकर के सूचना तंत्र को मजबूत बनाते हैं, है ना। सूचना तंत्र में 3 तत्व होते हैं, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। नेटवर्क क्या है, बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में, बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पेन और वेन। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये सबसे छोटा नेटवर्क है, वेन जो है वाइड एरिया नेटवर्क ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये 2 नेटवर्क आपको इसके संदर्भ में याद रखने। फिर अपन ने इंटरनेट की बात की थी दोस्तों। ये एक नेटवर्कों का नेटवर्क है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सूचना का सुपर हाईवे, राजपथ कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1970 अमेरिका के अंतर्गत हुई थी, सुरक्षा विभाग द्वारा। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में बीएसएनएल के द्वारा लाया गया था। इंटरनेट एक सार्वजनिक नेट है और आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली संस्था को ISP कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका जो इंटरनेट का जो सबनेट है वो www कहा जाता है दोस्तों। सर्च इंजन क्या है, वह एक प्रकार का प्रोग्राम है जो आप वांछित सूचनाओं को www के माध्यम से आप तक लेकर के आता है। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इसे हम जानेंगे अपने इस नाम से। ये आपके कुछ ICT के भाग थे दोस्तों, जिसके ऊपर अपन ने क्या की थी, चर्चाएं की थी दोस्तों। ये आपके संबंधित हल्का सा क्या पढ़ा दिया है मैंने, एक तरीके से देखा जाओ तो क्या पढ़ा दिया है मैंने आपको, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। अब इससे अतिरिक्त आप कहोगे सर क्या ये 40 मिनट का कंप्यूटर हमारे लिए खास है? जी नहीं, इसके बाद के कंप्यूटर का जितना भी भाग है वो अपन प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करेंगे। बस आपको टॉपिक के टच होने के लिए इतनी जानकारी काफी है, यह जानकारी आपके लिए सूचित है। अब एक चीज यहां पे सब लोग पढ़ा रहे हैं और मैंने नहीं पढ़ाया है, वो क्या है दोस्तों, संप्रेषण। मैंने क्यों नहीं पढ़ाया है संप्रेषण, क्योंकि मुझे सिलेबस के अंदर का संप्रेषण नजर नहीं आया, तो मैंने संप्रेषण नहीं पढ़ाया। लेकिन फिर भी मैं आपकी एक क्लास के अंदर कभी भी प्रश्नों के माध्यम से जब पढ़ाऊंगा, तब आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम जब भी पढ़ाऊंगा, तब मैं आपके इस संप्रेषण वाले भाग को भी धीरे धीरे क्या कर लूंगा दोस्तों, क्लियर कर लूंगा। तो 4 यूनिट जो आपकी दे रखी थी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, भाई कितनी यूनिट दे रखी थी, 4 यूनिट। पहली यूनिट थी आधार, जिसके ऊपर आज अपन ने चर्चा की। दूसरी यूनिट कौन सी थी आपकी, दूसरी यूनिट का नाम था दोस्तों आपके उपकरण, जिसकी हमने कल क्लास में बात की थी। उससे पहले 2 क्लासों में इनकी अनुप्रयोग की बात की थी, और उसके बाद जो है अपन ने किसकी बात की थी, इसकी उपयोगिता की या इसके अनुप्रयोग की बात की थी। ये आपके ICT का बेसिक और सबसे छोटा कंसेप्ट जो कहेंगे वो ये है।
5 क्लासों में, क्योंकि मैं 40-40 मिनट की क्लासें लेना चाह रहा था, लेकिन क्लासें हर रोज 15-15 मिनट ज्यादा हुई है, 10-10 मिनट ज्यादा हुई है, इसलिए 6 क्लासें हो गई। बाकी 5 इससे 6 क्लासें लेने चाह रहा था, इसलिए 5 क्लासों के अंदर ये कंटेंट आपका क्या हो जाता है दोस्तों, पूरा हो जाता है। बाकी 6 क्लासों में मैं आपको पढ़ाता। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये आईसीटी बहुत शानदार तरीके जो है दोस्तों समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसे टच जो है दोस्तों हो गए होंगे। सोमवार से अपन नया मिशन लेकर के आएंगे। कौन सी क्लास चलेगी इसकी सूचनाएं पोस्टर के द्वारा आपके यूट्यूब पर आ जाएगी कल, और कल शाम तक ही आपको टेलीग्राम पर सूचना दे दी जाएगी कि इस हफ्ते सोमवार से शनिवार की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, हम रोज क्लासों के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब अपन तैयारी रणनीति के साथ करेंगे, रफ नहीं करूंगा मैं कि कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया, ऐसे नहीं। एक सिस्टमेटिक, जैसे अपन ने ये पूरा वीक पढ़ा था आईसीटी, ऐसे ही अपन कुछ भाग हैं जिसकी चर्चाएं अपन कब करेंगे दोस्तों, आपके अगले सप्ताह सोमवार से शनिवार। रविवार को छुट्टी, अगले संडे, कल आपकी क्लास नहीं होगी, संडे है, अगले संडे को भी संडे अपनी क्लास नहीं होती, आप लोगों को पता है। संडे के बाद अगले संडे, यानी ये नहीं इस हफ्ते तो अपन रेगुलर पढ़ेंगे, अगले संडे के बाद जो मंडे आएगा जिस दिन नवरात्रि स्थापना भी है, उस दिन से आपकी साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो 20 से 25 दिन में आपकी साइकोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 30 से 35 मिनट की मैं क्लास पढ़ूंगा, शॉर्ट स्वीट और संक्षिप्त तरीके से आपकी क्लास से क्या कर दी जाएगी, कंप्लीट। आप जुड़े हुए रहें, और इस रिकॉर्डेड क्लासेस को आपने इतने प्यार से देखा, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। बताना आखिर में लाइव अच्छी है या रिकॉर्डेड अच्छी है। मुझे सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड अच्छी लगती है, इसीलिए मैं ये क्लासेस डालता हूं, क्योंकि इसमें बहस कम और कंटेंट ज्यादा दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आपकी जो भी जानकारी हो, जो भी आपकी शिकायतें वगैरह हो, मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझे कॉल करके दे सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं कि हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, आपके लिए लेकर के आएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।